आइए इस एनालिसिस में सीधा गोता लगाते हैं। हमारा शरीर कैसे काम करता है ना, कमाल की बात। आज हम एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को डिकोड करने जा रहे हैं जो लिटरली हमारे शरीर की बैटरी है। हम बात कर रहे हैं डायबिटीज यानी मधुमेह की और इसके पूरे बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन की। तो आज के हमारे इस डिकोडिंग सेशन का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे शरीर की ऊर्जा यानी ग्लूकोज को, फिर इंसुलिन जो हमारे शरीर का पुलिस वाला है, उसके बाद टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या फर्क है, और अंत में इसके गंभीर दुष्प्रभावों पर नजर डालेंगे। बहुत ही लॉजिकल फ्लो में चलेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, शरीर की ऊर्जा यानी ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज कोई ऐसा वैसा केमिकल नहीं है, ये लिटरली हमारे शरीर का अल्टीमेट हीरो है। आप जो भी करते हैं, चाहे पलक झपकाना हो या कोई गहरा विचार, सबके लिए यही एनर्जी देता है। बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करें तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल वो प्रोसेस है जहां ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर जाता है। अंदर जाकर ये एसिटाइल कोएंजाइम और एटीपी यानी एटीपी में टूटता है। और ये जो एटीपी है ना, यही वो प्योर एनर्जी है जो पूरी लाइफ को चलाती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि एनर्जी बनने की ये प्रोसेस कितनी सटीक है। स्टेप 1, ग्लूकोज सीधे सेल्स में एंटर करता है। स्टेप 2, अंदर जाकर ये एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेकडाउन होता है। और फाइनली स्टेप 3 में एनर्जी के लिए एटीपी जनरेट होता है। मतलब एक हेल्दी शरीर में ये मशीनरी एकदम स्मूथ और परफेक्टली चलती रहती है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम हिस्से पर, इंसुलिन, जिसे हम शरीर का पुलिस ऑफिसर भी कह सकते हैं। अब ये एनर्जी बनाने की जो मशीनरी है ना, ये खुद ब खुद काम नहीं करती। इसे कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियास की बीटा सेल्स एक खास हार्मोन बनाती हैं, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ये कोटेशन इसे परफेक्टली समझाता है। इंसुलिन बिल्कुल एक पुलिस ऑफिसर की तरह ड्यूटी करता है। ये खून में घूम रहे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को पकड़ता है और उन्हें सही जगह यानी सेल्स के अंदर भेज देता है। जब ये पुलिस वाला अपनी ड्यूटी सही से कर रहा हो तो ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल रहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर शरीर का ये पुलिस ऑफिसर ही अचानक गायब हो जाए? यहीं से हमारी कहानी एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी से हटकर बीमारी और सीरियस पैथोलॉजी की तरफ मुड़ती है। तो बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज की, जहां इसी इंसुलिन का पूरी तरह अभाव हो जाता है। होता क्या है कि टाइप 1 डायबिटीज में पैंक्रियाज की बीटा सेल्स मरने लगती हैं। मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो। पर सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे जेनेटिक्स या फैमिली हिस्ट्री तो है ही, साथ ही ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी एक बड़ा कारण है, जहां शरीर की अपनी ही इम्यूनिटी गलती से इन बीटा सेल्स को दुश्मन समझकर खत्म कर देती है। इसके अलावा बचपन में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेना या माँ के दूध की कमी भी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है, जिससे ये खतरा बढ़ जाता है। इस बारे में एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा भी है। आपको पता है, सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से पैदा हुए बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज का रिस्क 20 से 30% तक ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे को जो ज़रूरी गट माइक्रोब्स मिलते हैं वो सी सेक्शन में मिस हो जाते हैं, और इसका सीधा असर बच्चे की इम्यूनिटी पर पड़ता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम इन दोनों प्रॉब्लम्स का फ़र्क बिल्कुल क्लियरली समझ लें। टाइप 1 में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है, पुलिस ऑफिसर है ही नहीं। जबकि टाइप 2 में इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन हमारी कोशिकाएं या सेल्स उसे पूरी तरह इग्नोर करने लगती हैं। और यहीं से हमारा फोकस शिफ्ट होता है टाइप 2 पर, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। टाइप 2 इंसुलिन की कमी से नहीं होता, बल्कि बॉडी के इंटरनल कम्युनिकेशन के टूट जाने से होता है। होता यह है कि सेल्स के दरवाजे यानी रिसेप्टर्स इंसुलिन को ब्लॉक कर देते हैं। इंसुलिन रूपी पुलिस वहां खड़ी है, पर सेल्स दरवाजे खोलने से ही मना कर देती हैं। ये शरीर के लिए बड़ी ट्रैजिक सिचुएशन है। सारा का सारा ग्लूकोज खून में ही फंसा रह जाता है, और दूसरी तरफ सेल्स एनर्जी के बिना भूख से तड़प रही होती हैं। और जब ये सिचुएशन लंबी खिंचती है तो शुरू होते हैं मधुमेह के गंभीर दुष्प्रभाव।
जब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे खून में लगातार अनकंट्रोल्ड रूप से बढ़ता है ना, जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, तो इसके नतीजे बहुत डरावने होते हैं। मुख्य रूप से 4 बॉडी सिस्टम्स को इसका सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। नेफ्रोपैथी जो किडनी को डैमेज करती है, रेटिनोपैथी जो आंखों पर असर डालती है, न्यूरोपैथी जिससे नसें खराब होती हैं, और आखिर में कीटो एसिडोसिस जो खून की पूरी केमिस्ट्री ही पलट कर रख देता है। शुरुआत करते हैं नेफ्रोपैथी से। हमारी किडनी इस खतरनाक एक्सेस शुगर को फिल्टर करके बाहर निकालने के चक्कर में अपनी लिमिट से ज्यादा ओवरवर्क करने लगती है, और इस अंधाधुंध प्रोसेस में शरीर का बहुत सारा पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी फ्लश आउट हो जाते हैं, जिसका नतीजा सिवियर डिहाइड्रेशन, पॉलीयूरिया यानी बार बार यूरिन आना, और अल्टीमेटली ऑर्गन फेलियर का खतरा बन जाता है। अब इस बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग और शायद सबसे खतरनाक बात है, वो है रेटिनोपैथी। आंखों की डेलिकेट सेल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, वो एक घातक केमिकल सॉर्बिटॉल में बदल जाता है। ये बेसिकली एक शुगर अल्कोहल है जो सेल्स के अंदर पानी भर देता है, जिससे उनमें भयंकर सूजन आ जाती है। सिर्फ एक केमिकल चेंज की वजह से इंसान अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो सकता है। न्यूरोपैथी के केस में लगातार हाई ब्लड शुगर शरीर की लंबी नसों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है, खासकर हमारे हाथों और पैरों के एकदम बाहरी हिस्सों की नसों को। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेडिकल वर्ल्ड में इस नर्व डैमेज को ग्लव्स और सॉक्स डिजीज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका असर एग्जैक्टली उसी एरिया में सुन्नपन के रूप में होता है जहां हम ग्लव्स या मोजे पहनते हैं। और फिर आती है सिस्टम के पूरी तरह से ब्रेकडाउन होने की फाइनल स्टेज, कीटो एसिडोसिस। सोचिए, जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो वो जिंदा रहने के लिए क्या करेंगी? वो डेस्परेशन में शरीर के फैट को जलाना शुरू कर देती है। ये फैट टूटकर हमारे खून को एसिड यानी कीटोन से भर देता है। इसका एक बहुत टिपिकल सिम्टम ये है कि सांसों से एक फ्रूटी या एसीटोन जैसी तेज स्मेल आने लगती है, जो लिटरली एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी का साइन है। तो अंत में ये पूरी एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कैसे एक अकेला इतना छोटा सा माइक्रोस्कोपिक इम्बैलेंस पूरे के पूरे मानव शरीर को इस तरह सिस्टमैटिकली तबाह कर सकता है? ये दिखाता है कि हमारी बायोलॉजी जितनी अमेजिंग है उतनी ही नाजुक भी है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना ही खुद को सेफ रखने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। हम अक्सर डायबिटीज यानी मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों के लिए सिर्फ गोलियों और दवाओं पर निर्भर रहते हैं, राइट? लेकिन क्या शरीर के पास खुद को ठीक करने की कोई नेचुरल पावर है? लाइफस्टाइल मेडिसिन का विज्ञान हमें बिल्कुल यही बताता है। तो चलिए बिना देरी किए प्राकृतिक हीलिंग की इस शानदार यात्रा की गहराई में उतरते हैं। परहेज ही असली इलाज है, बाकी सब सहारा है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस का एक बहुत बहुत बड़ा सच है। किसी भी इंसान की असली हीलिंग किसी लैब में बनी गोली से शुरू नहीं होती, बल्कि वो शुरू होती है बचाव से, हमारे डेली रूटीन से। देखिए, दवाएं सिर्फ लक्षणों को दबा सकती हैं, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए ना शरीर को एक सही माहौल देना पड़ता है। और यही गहरा सच हमारी आगे की पूरी टाइमलाइन की मजबूत नींव रखने वाला है। भाग 1, सुबह की प्राकृतिक हीलिंग। अब इस हीलिंग प्रोटोकॉल की शुरुआत होती है सूरज उगने से भी पहले। 3 बहुत ही क्रूशल स्टेप्स हैं। पहला, सूर्योदय से पहले उठना। विज्ञान कहता है कि जब नींद नेचुरली जल्दी खुलती है तो हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम यानी हमारी इंटरनल क्लॉक कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाती है। और पता है, यही वो हार्मोन है जो बिना किसी चाय कॉफी के हमें दिन भर की जबरदस्त एनर्जी देता है। इसके बाद आता है 30 से 40 मिनट की ग्राउंडिंग और फिर 30 से 40 मिनट की ताज़ी सुबह की धूप। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रोसेस आखिर अंदर कैसे काम करता है। इन दोनों नेचुरल प्रोसेस के बायोकेमिकल फायदों को समझना लिटरली माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ है नंगे पैर मिट्टी या घास पर चलना, जिसे हम ग्राउंडिंग कहते हैं। जब नंगे पैर जमीन पर होते हैं ना, तो धरती के फ्री इलेक्ट्रॉन्स सीधे शरीर में आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन शरीर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को तुरंत कम करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाते हैं और सबसे बड़ी बात, इंसुलिन सेंसिटिविटी में कमाल का सुधार लाते हैं। डायबिटीज वालों के लिए तो ये किसी जादू से कम नहीं है। दूसरी तरफ सुबह की धूप सिर्फ विटामिन डी ही नहीं देती, बल्कि ये पूरे सर्केडियन रिदम को रीसेट कर देती है। मतलब पैनक्रियाज और लिवर को बिल्कुल सही टाइमिंग का सिग्नल मिलता है कि हार्मोन कब रिलीज करने हैं। दोनों मिलकर मेटाबॉलिज्म को एकदम परफेक्ट बैलेंस में ला देते हैं। भाग 2, व्यायाम विज्ञान की अचूक दवा। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये बड़ा सा नंबर 30 से 50%।
डॉक्टर स्टीवन ब्लेयर और डॉक्टर फ्रांसिस्को ऑर्टेगा ने 43,000 से ज़्यादा लोगों पर एक बहुत ही बड़ी स्टडी की थी। और नतीजा, उन्होंने साबित कर दिया कि सिर्फ शारीरिक रूप से फिट रहने से मृत्यु दर को 30 से 50% तक कम किया जा सकता है। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, अगर किसी का वजन ज्यादा भी है लेकिन वो फिजिकली एक्टिव और फिट है, तो उसे हार्ट डिजीज या कैंसर का खतरा उन लोगों से ज्यादा नहीं है जिनका वजन तो नॉर्मल है लेकिन वो अनफिट है। यही फिटनेस की असली ताकत है। मतलब यहां ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक्सरसाइज सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं, ये हमारे शरीर की 26 से ज्यादा पुरानी और जिद्दी बीमारियों के लिए एकदम प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड दवा की तरह काम करती है। डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी मनोवैज्ञानिक बीमारियों से लेकर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे पार्किंसंस और डिमेंशिया तक। और इतना ही नहीं, मोटापा, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक रोगों के साथ साथ हार्ट और हड्डियों की गंभीर बीमारियों में भी नियमित व्यायाम हर जगह एक अचूक रामबाण औषधि है। ये पूरे के पूरे बॉडी सिस्टम को अंदर से रीसेट कर देता है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। इसके पीछे दुनिया के सबसे टॉप मेडिकल संस्थानों का पक्का विज्ञान है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर जॉन रेटी बताते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन सेल्स में BDNF नाम का एक एलिमेंट बनता है जो लिटरली हमारी मेमोरी के सर्किट्स को फिर से जोड़ता है और दिमाग को एकदम जवान रखता है। वहीं न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च ने तो यहां तक दिखा दिया कि रेगुलर एक्सरसाइज से कोलोन कैंसर के मरीजों के मृत्यु जोखिम में 37% की भारी गिरावट आती है। तो ये साबित हो चुका है कि एक्सरसाइज का असर हमारे सेल्स के लेवल पर होता है। डॉक्टर एरिक टोपोल का ये कथन बहुत कुछ कह जाता है। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए नियमित व्यायाम से बेहतर कोई दवा नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई ऐसी दवा सच में बन जाए जो एक्सरसाइज वाले सारे फायदे दे सके, तो उसे एक चमत्कारी आविष्कार माना जाएगा। और ये शानदार ढंग से एक एक्टिव लाइफस्टाइल की उस अतुलनीय मेडिकल पावर को दर्शाता है जिसे कोई भी लैबोरेटरी आज तक किसी गोली में कैद नहीं कर पाई है। भाग 3, 12 बजे तक केवल फल। ब्रेकफास्ट के लिए फलों और सलाद का ये कैलकुलेशन बहुत ही लॉजिकल और सीधा है। सुबह कितने फल खाने हैं ये सीधे तौर पर शरीर के वजन से तय होता है। बस वजन को 10 ग्राम से गुणा करना है। जैसे अगर वजन 70 किलो है तो सुबह 12 बजे तक कम से कम 700 ग्राम फल खाने हैं। और हाँ, इसमें 3 से 5 तरह के मौसमी फल होने चाहिए। इसी तरह लंच और डिनर से पहले खाने वाले कच्चे सलाद का भी नियम है। इसके लिए वजन को 5 ग्राम से गुणा करना होता है, यानी 70 किलो वजन वालों के लिए 350 ग्राम सलाद। ये सटीक मात्रा इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि यही वो मिनिमम डोज है जो शरीर के अंदर जाकर एक दवाई की तरह काम करना शुरू करती है। भाग 4, 2 प्लेट भोजन का नियम। अब यहाँ प्लेट 1 और प्लेट 2 का कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेट 1 हमारे शरीर के लिए एक मेडिसिन है। इसमें 3 से 5 तरह की कच्ची सब्जियां या सलाद होता है। और सबसे कड़ा नियम यह है कि इस सलाद को हमेशा सबसे पहले खाना है। जब प्लेट 1 पूरी तरह से खत्म हो जाए, बस तभी प्लेट 2 को हाथ लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कच्चा सलाद पेट के अंदर फाइबर की एक बहुत ही मजबूत कोटिंग बना देता है। फिर जब हम प्लेट 2 का पका हुआ खाना खाते हैं तो ये फाइबर उस खाने से निकलने वाली शुगर को खून में एकदम से स्पाइक होने से रोक लेता है। प्लेट 2 हमारी एनर्जी के लिए है, जिसमें कम तेल नमक वाला घर का शाकाहारी खाना शामिल है। इस जादुई सीक्वेंस को किसी भी कीमत पर तोड़ना नहीं है। भाग 5, क्या खाएं और क्या छोड़ें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन चीज़ों को साफ साफ पहचान लिया जाए जो इस मेटाबॉलिक रिकवरी को रोकती हैं। कुछ चीज़ों को तो पूरी तरह से अपनी डाइट से हटाना होगा, जैसे जानवरों से मिलने वाले उत्पाद, दूध, दही, पनीर, घी, मांस, मछली और अंडे। ये सब शरीर में इन्फ्लेमेशन को बहुत बढ़ा देते हैं। इसके अलावा पैकेट वाले या प्रोसेस्ड फूड जैसे बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, रिफाइंड चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, रिफाइंड तेल और हाँ, चाय, तंबाकू और शराब से बिल्कुल दूर रहना है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को पूरी तरह से डीरेल कर देती हैं। और हाँ, यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सीरियस बीमारियों के केस में इस रूटीन के साथ साथ एक अच्छे डॉक्टर का सुपरविजन भी उतना ही ज़रूरी है। और अंत में इस बहुत ही पावरफुल थॉट पर गौर करते हैं जो इस पूरी चर्चा का सार है। जो इंसान रोज खाता है वही उसकी दवा भी है और जहर भी। ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। रोजमर्रा की खाने की आदतें ही या तो बीमारियों को कंट्रोल करती हैं या फिर उन्हें जन्म देती हैं। तो अगली बार जब खाने की थाली सामने आए तो बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या इसमें शरीर को हील करने वाली दवा परोसी गई है या फिर बीमार करने वाला जहर? सही डाइट और सही रूटीन का चुनाव ही एक लंबी और बेहतरीन जिंदगी की असली नींव है। तो सोचने वाली बात यही है, आज की थाली में क्या चुना जाएगा?